हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बीएड सेकेंड ईयर की है, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत व महत्व। शैक्षिक प्रबंधन की बात करें तो एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो आज हम इस क्लास में ये चीज़ें कवर करेंगे। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, आप ही सब में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर नहीं चल पा रही हैं, तो इससे हमारा जो कोर्स है वो कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए, क्लासेस आपकी रेगुलर मिलेंगी आपको आगे से। बस आपका एक काम है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो ये काम आपका रहेगा और मेरा काम है आपको क्लासेस देना। तो आगे से आपको क्लासेस रेगुलर वे में मिलती रहेंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी आज का हमारा टॉपिक है वो अच्छे से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, शैक्षिक प्रबंधन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट को आज हम जानेंगे। कई सारे सिद्धांत हैं। सिद्धांत से तात्पर्य क्या होता है कि ऐसे आधारभूत सत्य से जो कि चिंतन का आधार या मार्गदर्शक बन सके और जिसका सामान्य नियम के रूप में प्रयोग किया जा सके। जो भी सामान्य नियम बनाए जाते हैं उनका एक अच्छे तरीके से प्रयोग में लाया जा सके, यही होता है सिद्धांत। देखिए, सबसे पहला सिद्धांत क्या है? श्रम विभाजन का सिद्धांत। इसे हम कार्य विभाजन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत की एक मान्यता ये है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के कार्य करने के योग्य नहीं है। देखिए, योग्य जो शब्द है वो यहाँ पर मिसिंग है, तो आपको ऐड कर लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे आप ही हो तो आप घर में सारे कार्य करने के योग्य तो नहीं होगे। कोई ऐसा भी कार्य होगा जो आपको नहीं आता होगा या फिर आप नहीं कर पाते होगे। तो इसी प्रकार से विद्यालय के अंदर भी क्या होता है, सभी कई सारे लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो सभी जो व्यक्ति हैं, सभी जो शामिल होते हैं, सभी लोग, वो एक व्यक्ति सभी कार्य तो नहीं कर सकता। इसलिए क्या चाहिए, विद्यालय के अंदर उनकी क्षमता के अनुसार, जो भी लोग हैं उनकी क्षमता उनकी योग्यता के अनुसार कार्य को बांट दिया जाए, कार्य का बंटवारा कर दिया जाए, जिससे कार्य को करने में आसानी हो सके। तो ये जो सिद्धांत है यह कहता है कि सभी के शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उनकी क्षमता के अनुसार उनको वही कार्य सौंपा जाना चाहिए जो उनके अनुसार हो। तो ये श्रम विभाजन का सिद्धांत कहता है। अगला है अधिकार और दायित्व का सिद्धांत। देखिए, कार्य तो आपने सौंप दिया सबको, उनके अनुसार कार्य तो दे दिया गया, लेकिन अब बात ये भी तो आती है कि उनका जो अधिकार है वह भी तो उन्हें दिया जाना चाहिए। अधिकार और दायित्व भी उनके पास होगा तभी तो एक वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है तो उसे आवश्यक अधिकार भी प्रदान किए जाने चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति अधिकार संपन्न है तो उसे अपने दायित्व भी उसके समझा देना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत हो जाता है। अगला है उद्देश्यों का सिद्धांत। उद्देश्यों का सिद्धांत क्या कहता है कि संपूर्ण संस्था और प्रत्येक भाग के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। कि विद्यालय के अंदर जो भी उद्देश्य हैं वो सबसे पहले स्पष्ट होने चाहिए, और उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, और ऐसे जो कार्य है वो ऐसे प्रकार से करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य जो है वो सफल हो सके, जो उद्देश्य बनाया गया है उसकी पूर्ति हो सके। तो यहाँ पर देखिएगा, उर्विक के शब्दों में और कुटज और डोनेल के शब्दों में एक बात कही गई है कि यह सिद्धांत बतलाता है कि संगठन का प्रत्येक भाग संबंधित उपक्रम के उद्देश्य का प्रतिबिंब होना चाहिए। डोनेल ने एक बात कही है, समस्त संगठन तथा संगठन के प्रत्येक भाग को उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्ण योगदान देना चाहिए। तो ये एक दो यहाँ पर परिभाषा दी गई है जो आप चाहें तो याद कर सकते हैं। बाकी आपको उद्देश्य का सिद्धांत समझ में आना चाहिए कि विद्यालय के अंदर या संपूर्ण संस्था के अंदर जो भी उद्देश्य निर्धारित है उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए, और एक उद्देश्य जरूर निर्धारित होना चाहिए। अगला सिद्धांत देखिएगा, नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है? नियोजन यानी कि प्लानिंग करना। तो श्रेष्ठ नियोजन यानी कि अच्छी प्लानिंग और जो एक अच्छा मैनेजमेंट है, ये पहले आवश्यकता होती है इसकी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य पूर्व निर्धारित नियोजन के अनुसार होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, विद्यालय के अंदर सारे कार्य बहुत अच्छे से हो सके, शिक्षण प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो सके, जो भी चीज़ें हैं सभी कार्य बेहतर तरीके से हो सके। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्लानिंग कर ली जाए, सभी कार्यों की सबसे पहले प्लानिंग कर ली जाए।
नियोजन करते समय या प्लानिंग करते समय उपलब्धियों, उपलब्ध साधनों और भावी परिस्थितियों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो तभी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि साधन कितने हैं या फिर समय कितना है या फिर परिस्थिति कैसी है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला है संतुलन का सिद्धांत। यह क्या कहता है? यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संगठन की विभिन्न इकाइयां संतुलित रखी जाएं तथा साथ ही समस्त मानवीय और भौतिक साधनों, अधिकार और कर्तव्य में पर्याप्त संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। सभी में जो भी चीज़ें हैं विद्यालय के अंदर, जो भी कार्य में एकत्रित हैं या शामिल हैं, वो सभी संतुलित रह सकें, ये ध्यान आवश्यक यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ये एक सिद्धांत है। अगला है सहभागिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संगठन के प्रत्येक स्तर से विचार एकत्र करने के बाद ही कोई निर्णय लिए जाने चाहिए। यानी कि जो भी विद्यालय के अंदर लोग हैं, कर्मचारी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, प्रबंधक हैं, शिक्षकगण हैं, सभी से उनका विचार मांग करके एकत्र करके ही कोई निर्णय, जो कोई बड़ा निर्णय लेना है उसमें सभी का विचार होना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है? जागरूकता पैदा होगी और इसका प्रभाव भी कार्य कुशलता पर भी पड़ेगा। इसलिए सभी की सहभागिता आवश्यक होती है। अगला सिद्धांत है समता का सिद्धांत। इसका आशय यह है कि अधीनस्थों के साथ न्याय व उदारता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उनकी सद्भावना व सहयोग जो है वह निरंतर बना रहे। इससे क्या रहता है कि समानता के व्यवहार से कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनका मनोबल बना रहता है तथा वे पूरी निष्ठा, पूरी लगन और परिश्रम से अपना कार्य करते हैं। तो समानता का या समता का सिद्धांत भी आवश्यक है। अगला है पारिश्रमिक का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दिया गया जो पारिश्रमिक है या फिर जो दिया गया कार्य है और भुगतान, इस पद्धति को न्याययुक्त व संतोषजनक होनी चाहिए। जो भी कार्य दिया गया है लोगों को विद्यालय के अंदर, वह संतोषजनक होना चाहिए। उन्हें संतोष होना चाहिए कि जो भी कार्य उन्हें दिया गया है वो बेहतर तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार उसे पूरा कर सके। तो यह सिद्धांत अपनाया जाता है। अगला है अपवादों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक के सम्मुख या सामने वे समस्याएं आनी चाहिए जो नीति संबंधित हों, अन्यथा प्रत्येक छोटे मोटे निर्णय में उनका समय नष्ट हो जाता है। या जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो प्रबंधक तक ना पहुँचे और जो लोग कार्य कर रहे हैं वो आपस में ही या खुद से वो चीज़ें सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा अगर छोटी छोटी बातें जो है वो प्रबंधक तक पहुँच जाएंगी तो उन्हें उनका समय भी खराब होगा और इससे वे अपने जो कार्य है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो तथा दूसरी तरफ अधीनस्थों को कार्य निष्पादन में बार बार रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। तो अपवाद जो है उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है सहकारिता और संघ शक्ति की भावना का सिद्धांत। सहकारिता का आशय यह है कि संगठन के प्रत्येक सदस्य के प्रयत्नों एवं शक्ति का उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सम्मिलित रूप से उपयोग करना। प्रबंधक का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने अधीनस्थों या अपने कर्मचारियों का सहयोग और विश्वास प्राप्त करें, जिससे उनमें संघ शक्ति की भावना का भी विकास हो सके। तो ये 10 सिद्धांत हमने यहाँ पर जाने हैं। अगला देखिएगा, शिक्षा में प्रबंधक का महत्व क्या है, प्रबंधन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, देखिएगा। पहला तो ये हो जाता है कि शिक्षा की नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करना तथा निर्मित करने, क्रियान्वित करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए इसका महत्व होता है। आगे है शिक्षा में स्थायित्व और निश्चितता लाने के लिए, शिक्षा के कार्यों में कुशलता बनी रहे, सुगमता और सरलता उत्पन्न करने के लिए भी इसका काफ़ी महत्व होता है। साथ ही शिक्षा पर नियंत्रण रखने और पर्यवेक्षण करने के लिए और छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए भी शिक्षा में प्रबंधन या शैक्षिक प्रशासन का काफ़ी महत्व होता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने शैक्षिक प्रबंधन के जो भी सिद्धांत हैं उनको देखा है और इसका महत्व जाना है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।